हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लासेस में हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में खूब जाना और बड़े ही आसान तरीके से हमने नाउन को समझा और वो भी समझा कि किस तरीके के सवाल आते हैं, कहाँ से सवाल उठते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में इसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सब जगह जो काम आए वो नाम। जैसे कि किसी भी आदमी के लिए हम वह ही यूज़ कर सकते हैं हर जगह, किसी भी विमेन के लिए हम सी यूज़ कर सकते हैं हर जगह। इसी तरीके से जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या होता है? प्रोनाउन। हमने इसकी एक आसान सी डेफिनेशन भी पढ़ी है, परिभाषा भी पढ़ी है कि नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या केवल नाउन के स्थान पर ही काम आते हैं या फिर नाउन से मिलती जुलती किसी अन्य चीज़ के लिए भी ये काम में आ सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखें जैसे सचिन इज ए ग्रेट प्लेयर। आगे इसके बारे में लिखें, सचिन lives in मुंबई। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सचिन की। यहाँ पहली बार लिखते ही हमें पता चल गया सचिन तेंदुलकर, सभी जानते होंगे, इंडियन क्रिकेटर है। अब आगे फिर से हमने वही नाउन रिपीट की, सचिन को लिखा, लेकिन आप सब जानते हैं कि यहाँ सचिन लिखना आवश्यक नहीं है। यहाँ सचिन को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? हम ही लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा सचिन इज ए ग्रेट प्लेयर, ही लिव्स इन मुंबई। बिल्कुल सही है। तो जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन के स्थान पर काम आए, वो शब्द क्या है? प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, रोहित इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। एवरीबडी नोज इट। अब देखो, या तो हमने इट लिखा या फिर हम इट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं कि एवरीबडी नोज दैट रोहित इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। तो देखो, इतनी बड़ी ये नाउन तो नहीं है, लेकिन ये क्या है दोस्तों? ये है नाउन फ्रेज। तो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को तो रिप्लेस करता ही करता है, साथ में नाउन फ्रेज को भी वो रिप्लेस कर सकता है। देखिए, इतनी बड़ी फ्रेज को हमने केवल किससे रिप्लेस कर दिया? केवल इट से। एवरीबडी नोज इट कि रोहित क्या एक हार्ड वर्किंग मेहनती व्यक्ति है, और सब ये जानते हैं। क्या जानते हैं? यह क्या एक प्रोनाउन है, और यह किसके लिए है? कि सब जानते हैं कि रोहित एक मेहनती व्यक्ति है। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी डेफिनेशन आपको अब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी और शायद आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सी टाइप्स आती है इनमें, उन टाइप्स में किन शब्दों को रखा जाता है और उन शब्दों से मिलते जुलते क्या क्या नियम हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। हम प्रोनाउन के टाइप्स की, और कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं और कौन से में किस किस प्रकार के शब्द रखे जाते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, पजेसिव। इन सब की एक बार हम अलग से टेबल बना के एक साथ बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इन सब की। प्रोनाउन के इन टाइप्स को देखते हैं। इनको और जानने से पहले दो तीन बातें हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने नाउन में भी पढ़ी हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि पर्सन। इंग्लिश में पर्सन कितने टाइप के होते हैं? हमने देखा है हमेशा 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, जो बोलता है। यानी इनमें से इन दोनों को क्या कहेंगे? ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जो सुनता है। तो जो ये यू होता है अपना, ये होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है, यानी कि टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है थर्ड पर्सन। तो ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है।
और कोई भी नाम जो होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए, इसको और अच्छे से जानने के लिए यूँ मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आई, अगर मैं एक से अधिक होता तो मैं क्या कहता, हम बोल रहे हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। आप सुन रहे हैं, आप अकेले सुन रहे हैं तो भी यू ही है इंग्लिश में, और बहुत सारे हैं तो भी यू ही है। तो जो सुनने वाला है वो क्या है, सेकंड पर्सन। अब अपन जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर, हम किसी और व्यक्ति की बात करें, किसी और वस्तु की बात करें, तो वो सब क्या है जिसकी हम बात करेंगे वो थर्ड पर्सन है, वो हमारा टॉपिक होगा। जेंडर की हमने पिछली क्लास में ही बात की थी, कितने होते हैं, वैसे तो 5 टाइप के पढ़े थे, यहाँ हमें जो काम में लेने हैं वो 3। कौन कौन से, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। देखिए बाकी जो 2 हैं उनकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। मस्कुलिन में ही को लेते हैं मेल के लिए, फेमिनिन फीमेल के लिए, और न्यूट्रल इट वाला जो पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखें केसेस, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और उससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था नाउन एंड नंबर में, कि नंबर, नाउन और नंबर में हम किस प्रकार डिवाइड करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ भी देखिए सिंगुलर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर सिंगुलर, ये डिपेंड करता है चीज़ों पे, तो ये प्लूरल और ये हमेशा प्लूरल रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं अपन इनके बारे में। देखिए जो हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा था उसमें हमने ये इन शब्दों को देखा था, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहे हैं तब तो ये शब्द इसी तरीके से इस्तेमाल होंगे, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट इनको प्रयोग में लेना है, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इनको यूज किया गया है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा, आई कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मी में, वी किस में, अस में, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा और दे का देम हो जाएगा। ये जब सेंटेंस में सब्जेक्ट है तभी ऐसे रहेंगे, और जब सेंटेंस में इन्हीं को ही ऑब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये इस तरीके से प्रयुक्त होंगे। ये तो हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। अब बात करें कि पजेसिव की बात की थी हमने, तो देखिए जो ये अपने प्रोनाउन है इनका पजेसिव प्रोनाउन भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है। इनका प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों पजेसिव रूप में बनते हैं। पहले बात करें एडजेक्टिव की, बात करते हैं एक बार पहले हम। देखिए पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी जो चीज पे हम अधिकार दर्शाएं, इससे का शाब्दिक अर्थ ही होता है अधिकार। तो ऐसे शब्द जो अधिकार दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, पजेसिव। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव आता है जो नाउन की तारीफ करे, नाउन के बारे में कुछ बताएं, जो क्वालिफाई करे। तो देखो इन सब के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं, इन सब के बाद नाउन का प्रयोग होता है, इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी इन शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग होता है, और ये जरूरी भी है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी भी होता है। तो जिनके बाद नाउन का प्रयोग हो रहा है वो तो हो गए पजेसिव एडजेक्टिव, और जिनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है वो क्या हो गए, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल लीजिए, देखें, अपन कहते हैं दिस इज माई बुक। अब बुक क्या है दोस्तों, ये नाउन है, तो यहां माई क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसी सेंटेंस को इस तरीके से कहा जाए, दिस बुक इज माइन। बात तो एक ही है दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन अब देखिए दोस्तों, माइन यहां कोई नाउन नहीं आगे, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूं इनका डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए जैसे ही आई है अपना पजेसिव, सॉरी आई का जो पजेसिव है वो हो जाएगा माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, दे का देयर्स, और इनका जो पजेसिव एडजेक्टिव वो है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इन्हीं का ही रिफ्लेक्सिव रूप बनता है, इन्हीं का ही रिफ्लेक्सिव कब बनता है, जब इनके आगे सेल्फ वाला पार्ट लगा दिया जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी का माई सेल्फ और आर सेल्स, जो प्लूरल है उनके आगे सेल्स लग जाएगा, और जो सिंगुलर है वो सेल्फ रह जाएगा। यू के साथ दोनों कंडीशन होती है, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ और प्लूरल है तो योर सेल्स।
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो मेन जो यहाँ आपको समझने वाली बात थी वो थी पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तीनों पर्सन के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन कौन से ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आगे के अपने प्रोनाउन के टाइप्स। अब देखते हैं आगे हमारे प्रोनाउन के टाइप्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, ईदर और नीदर। अब तीनों में क्या फर्क है? ईच का मतलब होता है प्रति, एक, ईदर होता है दो में से कोई एक, और नीदर होता है दो में से एक भी नहीं। ईच कहाँ आता है? प्रति एक के लिए, प्रत्येक के लिए। ईदर दो में से एक के लिए, और नीदर दो में से जब एक भी नहीं हो। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ केवल दो की तो बात हो जाती है, लेकिन अगर दो से अधिक हो तो हम क्या करें, किस चीज का प्रयोग करें, किस वर्ड का इस्तेमाल करें? तो देखो, ईदर के स्थान पर तो हो जाएगा, ईदर के स्थान पर तो हो जाएगा एनी का प्रयोग, और नीदर के स्थान पर हो जाएगा नन का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं ना, नन ऑफ देम, एनी ऑफ देम। जब हमें पता हो केवल दो की बात हो रही है तब तो हम लेते हैं ईदर और नीदर, और जब नहीं पता हो कि दो की बात हो रही है और अधिक की बात हो रही है तो हम ईदर की जगह एनी और नीदर की जगह नन का प्रयोग लेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर किसके लिए आता है? ये दो के लिए आता है, और ये दो से अधिक के लिए आता है, यानी तीन या तीन से अधिक हो तब किसके लिए आता है? वन अनदर। और ईच अदर कितनों के लिए आता है? केवल दो के लिए आता है। बातें समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब ही क्या है? जो डेफिनेट नहीं हो, जिन शब्दों से हमें नहीं पता चले कि एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं, मेल है, फीमेल है, कितने हैं, क्या है। तो अब इनमें जो शब्द है एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ऑल और वन। अब देखिए, इसका एक नियम हम जानते हैं कि ऑल और वन को छोड़ दें तो बाकी सारे जो भी शब्द हैं, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में काम आए हैं तो आगे अगर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है और जो भी वर्ब प्रयुक्त होती है, पहली बात तो इन सब के साथ आप वर्ब कैसे रखेंगे? सिंगुलर। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे? जो प्रोनाउन भी होगा, जो प्रोनाउन भी इनके साथ होगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा। और किसके अकॉर्डिंग होगा? ही के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, इसमें इनमें से कोई सा भी शब्द ले लो, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल, तो आपको अंडरस्टूड क्या मानना है? ही, यानी मेल के लिए लेकर चलना है। समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नो वन, नोबडी, नबडी, ऐसे जो भी शब्द आए एज ए सब्जेक्ट, तो आगे अगर आपको प्रोनाउन प्रयुक्त करना है तो एक तो सिंगुलर होना चाहिए और ही के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, अगर वर्ब भी प्रयुक्त हुई है तो वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब देखिए, ऑल और वन का क्या करेंगे? ऑल प्लूरल है, इसके साथ साथ प्लूरल चलेगा। लेकिन अगर वन आया है, अगर सेंटेंस में वन आया है तो आगे वन का ही प्रयोग होगा, वन के ही किसी रूप का प्रयोग होगा। आप ही का वहां प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लिखें वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। देखिए, समझने में बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वन किसकी बात हो रही है नहीं पता, अंडरस्टूड हम ही लेते हैं, यहाँ भी ही का ही यूज किया हमने, ही के ही रूप का। लेकिन ये ग्रामेटिकली दोस्तों गलत है। यहाँ आप लिख दे समवन लिख देते तो ये सही होता, लेकिन केवल अगर वन लिखा है तो यहाँ ये हिज गलत है। यहाँ हिज पॉजेसिव है तो वन का ही पॉजेसिव रूप आपको यूज करना है। तो आप लिखेंगे क्या? वंस वर्क वन सेल्फ। यहाँ रिफ्लेक्सिव यूज लिखा है तो यहाँ हिम का रिफ्लेक्सिव यूज नहीं, वन का ही रिफ्लेक्सिव यूज। यहाँ पॉजेसिव लिखा है ही का, तो यहाँ पे ही का पॉजेसिव नहीं, वन का ही पॉजेसिव आना
चाहिए। ये होता है वन के साथ। अगर वन स्टार्टिंग में आया एज ए सब्जेक्ट आया तो आगे भी आपको वन के ही किसी ना किसी रूप का प्रयोग करना है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज सच द सेम। अब देखिए ये बड़ा ही आसान है। दिस दैट दीज दोज, क्या फर्क होता है? एकदम से सिंपल है। देखिए कोई वस्तु हमारे पास है, नजदीक है, तो हम क्या कहेंगे? या तो कहेंगे दिस या कहेंगे दीज। नजदीक है तो दिस या दीज। कौन सी सिचुएशन में दिस कहेंगे और कौन सी सिचुएशन में दीज कहेंगे? जब वो जो चीज है हमारे नजदीक है और सिंगुलर है, तब तो हम क्या कहेंगे? दिस। और नजदीक है और प्लूरल है तो क्या कहेंगे? दीज। वैसे ही दोस्तों अगर कोई वस्तु हमसे दूर है, दूरी पर है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? दैट या दोज। दैट और दोज कब कब? जब सिंगुलर है और दूर है तो दैट, और दूर है और प्लूरल है तो दोज का प्रयोग लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखें, जैसे हमने लिखा द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वार्मर देन, हम लिख लेते हैं यूपी। क्या ये सेंटेंस सही है दोस्तों? कि इस सेंटेंस में बात क्या हो रही है? पहले वो समझिए कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कैसा है? ज़्यादा गर्म है किसके बजाय? यूपी के क्लाइमेट की बजाय। ऐसा ही समझ में आ रहा है ना? तो ये यूपी की बात नहीं हो रही है ना उत्तर प्रदेश की बजाय थोड़ी है। उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की कंपैरिजन किसका हो रहा है दोस्तों? क्लाइमेट का हो रहा है कि राजस्थान और यूपी का हो रहा है? नहीं, क्लाइमेट का हो रहा है। तो वैसे भी ये ग्रामेटिकली गलत है सेंटेंस। आप यहां क्या लिख सकते हैं? देन द क्लाइमेट ऑफ यूपी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूरा लिखने की बजाय हमने देखा कि प्रोनाउन काम ही क्या आता है? नाउन को रिप्लेस करता है। बार बार नाउन ना लिखनी पड़े उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? प्रोनाउन। तो अब हमें अगर यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग करना है, इसको ना लिख के, तो दिस दैट दीज दोज में से किसका प्रयोग करेंगे? देखो नजदीक तो है नहीं, तो दिस और दीज का होगा नहीं, तो हमारे पास बचा क्या? दैट और दोज। अब दैट और दोज में से किसका प्रयोग करेंगे? क्लाइमेट अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देन दैट ऑफ यूपी। अब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? किसी से हम रिलेट करते हैं, कोई संबंध स्थापित करते हैं, वहां जब प्रयोग करना होता है तब हम किसका यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए हु, होम और हुज। ये देखिए सब्जेक्टिव तौर पे यूज करना हो तो हु, ऑब्जेक्टिव तौर पे यूज करना हो तो होम, और ये पॉजेसिव यूज हो जाता है हुज का। और विच और दैट, विच थिंग्स के लिए आता है जनरली, और ये लिविंग नाउन्स के लिए आता है। दैट स्पेशल केसेस में आता है, जैसे दिस इज द ओनली, इस तरीके के शब्द आ जाएं, द सेम, या फिर आपको डिग्री कौन सी? सुपरलेटिव का प्रयोग हो सेंटेंस में तो दैट का प्रयोग हो जाता है। इस तरह की इसके साथ एक अलग सिचुएशन होती है। यहां रिलेट कैसे करेंगे? देखो हु, अगला अगर अपन देखें इंटेरोगेटिव, तो उनमें भी सेम यही वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, केवल दैट की जगह हमने क्या चेंज कर दिया? व्हाट लिख दिया। अब देखिए इनमें और इनमें फर्क क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप अगर आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो इनकी हिंदी अर्थ में फर्क होता है। दूसरा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी फर्क होगा। अगर इनका प्रयोग हुआ है सेंटेंस में तो आपको आगे क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये शब्द कौन से प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव। और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये शब्द कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यानी कि हम जनरली इंटेरोगेटिव में ले तो किसका अर्थ क्या निकालते हैं? कौन। हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद की, या हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन यहां हु का मतलब क्या होता है? जैसे अपन कहें कि मैंने उसे पहचाना जिसने मेरी मदद की, तो वहां पे भी हम करेंगे ना हु हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाएंगे, जिसने मेरी मदद की। तो यहां इनका हिंदी अर्थ बदल जाएगा और यहां इनका हिंदी अर्थ
अलग होता है। बस आप हिंदी अर्थ से भी ध्यान रख सकते हैं और क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव की एक खासियत और होती है कि ये जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं ये उसके तुरंत बाद में आते हैं। जिसके लिए ये प्रयुक्त होंगे उसके तुरंत बाद में इनका प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों, आखिरी और सबसे आसान एक्सक्लेमेटरी व्हाट। जिस तरह से अपन कुछ सुन के, कुछ ऐसा सुन के जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो हमारे मुंह से निकल जाता है क्या, क्या हुआ, व्हाट। तो उस तरीके के उस सिचुएशन में व्हाट को क्या रखा जाता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में। उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा, इसके टाइप समझ में आएंगे। बहुत सारी बातें भी हमने इसके साथ डिस्कस की, वो भी आपको समझ में आई होगी। आपको समझ में आई, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।